चलिए भैया, शुरुआत अपनी साइड से करें कि आप लोग की साइड से। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, बीच बीच में शायरी भी चलेगी। ठीक है, पैसा नहीं लिया गया शायरी का, लेकिन शायरी बीच बीच में चला करेगी हमारे क्लास में। ठीक है। लेकिन उसका पैसा हम जमा करवाएंगे आप लोग से अलग से। ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है ना। चैप्टर में टिश्यू की बात की गई। टिश्यू क्या होता है, कोई बताएगा? ग्रुप सेल होता है, और स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और पूरी तरीके से कोई डिफाइन करिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग को पता है, लेकिन शर्मा रहे हैं लोग, सोच रहे हैं क्या पता गलती हो जाए। कोई बात नहीं है, चलिए अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते, यूनिसेलर पता है ना सारे लोग को? यूनिसेलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है। देखो कौन से फाइलम में रखा गया है? फाइलम प्रोटिस्टा नहीं है ना। फाइलम में देखो, एनिमेलिया किंगडम में हम लोग मल्टी सेलुलर से स्टार्ट करते हैं, है ना। पोरीफेरा से स्टार्ट होता है। तो इनको इन सारे किंगडम में रखा ही नहीं गया है, इनको बाहर रखा गया है। किंगडम, हाँ सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, फाइलम की बात नहीं कर रहे हैं। इनका, ये प्रोटोजोन्स होते हैं, है ना। प्रोटोजोन्स होते हैं। यूनिसेलर का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है। इनकी बॉडी में जो भी फंक्शंस, जैसे हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा, रिस्पिरेशन हो रहा, रिप्रोडक्शन हो रहा, जो हमारी बॉडी में हो रहा है वही उनकी बॉडी में हो रहा है। लेकिन उनकी बॉडी में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए कितनी सेल चाहिए होती है? सिंगल सेल। मतलब उनकी बॉडी के लिए या उनकी लाइफ के लिए जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन होते हैं लाइफ के लिए, वो सिंगल सेल में ही परफॉर्म हो जाते हैं। बात क्लियर? लेकिन वही चीज जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जो मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, हमारी बॉडी में वही सेम बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। बात क्लियर? अच्छा, वही सारे फंक्शन वो एक सेल में परफॉर्म करा रहा, वही सारे फंक्शन हम ढेर सारी सेल्स की हेल्प से परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इफिशियंट कौन हुआ, वो या मैं? यूनिसेलर अच्छा है या मल्टी सेलर अच्छा है? यूनिसेलर अच्छा है। अगर यूनिसेलर अच्छा होता तो मल्टी सेलर लाने की जरूरत क्या थी? बात ये है, वो इफिशियंट नहीं। इफिशियंट क्यों नहीं है? भले ही एक ही सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म कराने में उसको प्रॉब्लम आती है। जबकि हमारी बॉडी में क्या होता है, ढेर सारे फंक्शन एक ही बार में परफॉर्म हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कह सकते हैं कि उसकी कंपैरिजन में जो मल्टी सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं। इसीलिए यूनिसेलर से मल्टी सेलर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, एनसीईआरटी अपने इंट्रोडक्शन में यही बात बोल रही है कि जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सारे फंक्शन एक ही सेल में परफॉर्म होते हैं, जबकि मल्टी सेलर जो होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बात क्लियर? अगर देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहा है तो इसका मतलब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार टिश्यू कौन से फाइलम में देखने को मिला था? 11 फाइलम हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, सुना भी होगा। पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक 11 फाइलम है। कौन सी फाइलम से स्टार्ट हुआ है टिश्यू? हाँ, सही आंसर है। किसी ने सिलेंडेटा बोला, किसी ने डेरिया बोला। ठीक है। सिलेंट पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंटेटा टीनोफोरा में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके आगे बढ़ेंगे ऑर्गन आएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम चलता है ना। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द फाइलम सिलेंटेटा या निडेरिया। उसका एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, हाइड्रा। हाइड्रा उसी का मेंबर है, सिलेंटेटा, है ना। क्योंकि उसके पास सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसलिए सिलेंटेटा में रखा गया है। ठीक। तो जो हाइड्रा होता है, इसकी बॉडी जो है कितने सेल से बनी होती है? एनसीईआरटी ने बताया कि ये 1000 ऑफ सेल से बनी होती है। मतलब इसकी बॉडी 1000 ऑफ सेल से बनी होती है, और एक एक तरह की सेल्स जो होती हैं हजारों की संख्या में होती है ना। मतलब कि उसकी बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने कि इसकी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। ईच टाइप ऑफ सेल्स कैन बी इन 1000, मतलब एक एक तरह की सेल हजारों की संख्या में हो सकती है। ये बात बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब टेस्ट वाले पूछते हैं 1000 को जो है ये 100 में कर देंगे। ठीक। और जो मेनी टाइप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं वो एक ही तरह की सेल्स की बात करेंगे।
तो इसी लैंग्वेज में कंफ्यूज कराते हैं। तो ये किसी भी लाइन को आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो हाइड्रा की बात होगी। इसी तरीके से हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस की संख्या में सेल हैं, और हम लोग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं, तरह तरह के फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। एनसीईआरटी ने अपने इंट्रोडक्शन में यही बात बताई है, ठीक। तो हम थोड़ा सा लिखते हैं 2 पॉइंट, इसके बाद आगे फिर समझाते हैं, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं, इनमें जो ऑल फंक्शंस, जैसे कि आप कह सकते हैं लाइक डाइजेशन हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, और रिप्रोडक्शन, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 मेंशन कर रखा है, यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। परफॉर्म बाई सिंगल सेल। हाँ, एक चीज और, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन ऑलरेडी पढ़े रहते हैं तो उनके पास सफिशिएंट नोट्स होती है, ठीक है। तो हमारी क्लास में मेरा कहना ये है कि नोट्स बनाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपलसरी है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट नोट है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा हम बताएंगे आप उसको साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए। जो मल्टी सेलर होते हैं, इसमें यही सारे सेम बेसिक फंक्शन जो इसमें परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। वही सारे सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म होंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स की हेल्प पे, ठीक है। परफॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने बताया कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेन्स होते हैं वही सारे सेम बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर, बहुत बेहतर तरीके से ये परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में एक सोर्स यूज करिएगा कोई भी अच्छे तरीके से, और भी मल्टीपल टाइम पढ़िएगा। ज़्यादा सोर्स बायोलॉजी में यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपकी बेसिक बुक एनसीईआरटी है, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी, ठीक है। उसी को अच्छी तरीके से आपको करना है। तो साथ में क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन जो है पर चैप्टर 200 300 जो भी आपको मिल रहा है, जैसे आपके मॉड्यूल्स में है, डीपीपी में जितना मिलेगा उतना कर लीजिएगा। इसके अलावा इतने सारे टेस्ट होंगे, आप वो टेस्ट के क्वेश्चन खाली कर डालिएगा अच्छे से, बस हो जाएगा पूरा का पूरा।
आपको एक्स्ट्रा बाहर से ना बुक लेने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टेस्ट होंगे। जो लोग यहाँ थे उनको पता है, जो नहीं थे वो जान लें। टेस्ट बहुत सारे होते हैं, इतने टेस्ट होंगे कि आप देना बंद कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है तरह तरह के टेस्ट होते हैं। एक रेगुलर बेसिस पे होता ही रहेगा, और एक सीटी टेस्ट होता है, एक माइलस्टोन टेस्ट होता है, और एक आईटीएस ऑल इंडिया लेवल पे होता रहता है। चार तरह के तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऐसे चलेंगे। एक एनबीटी चलेगा, पांच तरीके की टेस्ट सीरीज चलती है ना। तो आप चाहे जितना टेस्ट देना चाहेंगे, क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास बहुत सारा हो जाएगा। बस आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करिए, मतलब कि रिड्यूस फॉर्म में रखिए, उसको अच्छे से तैयार करिए, उसी की बेसिस पे टेस्ट दीजिए। जो टेस्ट में क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं, अब वो देखिए क्यों गलत हो रहे हैं। ठीक, इग्नोर मत मारिए, टेस्ट जितने भी दीजिएगा सबकी एनालिसिस करिए अच्छे से, कि मतलब कौन से टॉपिक, कौन सा पॉइंट हमारा मिस हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मिस हो रहा है, किसमें नंबर कम जा रहा है। ठीक है, तो उससे आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दीजिएगा। ठीक है, वही एक तरीका है जिसमें आप अपने आप को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे आप कहाँ पे हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, आपको लगता है कि हम हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, एक्चुअल में लगता भले है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, अगर टेस्ट में नंबर आपके 600 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 600 प्लस, अब वो 720 भी हो सकते हैं, 600 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे बात कर रहा हूँ जनरल की। ठीक है, अगर नंबर 600 प्लस सेफ हमेशा हर टेस्ट में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो समझ जाइए आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 600 के नीचे जा रहे हैं या बार बार फ्लक्चुएट हो रहा, कभी 500, कभी 450, कभी 650, ऐसा अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम है, और जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है, तलवार लटकी हुई है। अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो आप देखो, पहले टेस्ट से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने आप को प्रिपेयर करना, कि मतलब हर टेस्ट में मैं अच्छा करूंगा। ठीक है, बस केवल टेस्ट ही आप अगर आप तैयार करते चले जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उसी टेस्ट को टारगेट कर लीजिए बस, कि टेस्ट में हर सब मतलब हर सब्जेक्ट मेरे नंबर अच्छे होंगे। अगर इन केस किसी में ऊपर नीचे होता है तो आप उस चीज़ को मार्क कर लीजिए कि ये हमारा मिस हो रहा है, यहाँ गड़बड़ है, इसको हम अच्छे से तैयार कर लें। बात क्लियर। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, क्या होता है कि जैसे अभी नए नए आए हैं, पता चलता है कि एक डेढ़ महीने तो समझने में लग जाता है तैयारी कैसे करें, है ना। मतलब टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, कोचिंग के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, ये टाइम कुछ लोग का लग जाता है। तो टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। जो करना है मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से टेस्ट देना है, उसके लिए आप पहले से रेडी रहिए। जितना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बराबर आप उनको तैयार करते जाइए। अगर इनकेस कोई दिक्कत आती है, नीचे बैठे रहते हैं बेसमेंट में डाउट काउंटर वाले, सारे लोग पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, आप जाकर के पूछिए, जो भी टॉपिक जहाँ से भी पूछना पूछिए उनसे। ठीक, लेकिन आप पूरी तरीके, अगर एक भी टेस्ट में लैगिंग होती है, अगर एक टेस्ट का सिलेबस खराब होता है, तो समझ जाना कि आगे के टेस्ट गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही सिलेबस फिर आगे रिपीट हो जाता, किसी ना किसी में रिपीट होगा, माइल स्टोन में रिपीट हो जाएगा, वहाँ पीछे हो जाएंगे। ठीक, इसलिए हर सिलेबस के टॉपिक को प्रॉपर कवर करिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने कहा सारे फंक्शन जो होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म कराए जाते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, यही सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए डिफरेंट आप ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। अब कहने का मतलब हम लोग टिश्यू की डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। टिश्यू को जो डिफाइन किया एनसीईआरटी ने, किस तरीके से डिफाइन किया, इन्होंने टिश्यू को जो डिफाइन किया है, इन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होना चाहिए, इसके साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए। और ये दोनों मिल करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करा दें। अगर ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? टिश्यू कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है टिश्यू, हम इसी को बता रहे हैं। इसमें ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, मान लेते हैं ऐसे। ठीक, ये सेल्स हैं और सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर जो सबस्टेंस भरे रहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर सबस्टेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इनका कहना ये है कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो उसके साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो, दोनों मिल करके किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराएं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू कह देते हैं। बात क्लियर? ये तो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं। जैसे आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, मतलब टिश्यू में सिमिलर सेल का ग्रुप होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी ने, आइडियल डेफिनेशन है ये, मतलब कि जनरल डेफिनेशन है, आइडियल डेफिनेशन है, कि मतलब मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो टिश्यू होता है वो सिमिलर सेल का ही ग्रुप होता है। ठीक, उसके साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू कहा जाता है। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? टिश्यू में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, मैंने कहा ये आइडियल डेफिनेशन है तो सही है, मान लेते हैं, जनरल कंडीशन मान लेते हैं। लेकिन जो टिश्यू होता है उसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें और इनके फंक्शन की बात करें, देखिए ओरिजिन, अभी समझाएंगे क्या है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगी? ऑलवेज सेम होगी, हमेशा सेम होगी। लेकिन स्ट्रक्चर की जैसे बात कर रहे हैं, ये सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। फंक्शन अगर देखा जाए, ये भी सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा आइडियल कंडीशन में सिमिलर सेल के ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। अगर ऐसा कहा जाए कि टिश्यू में हमेशा मतलब सिमिलर सेल का ग्रुप होता है, ये बात गलत हो जाएगी। मतलब मैंने कहा कि वर्जिन सेम, वर्जिन का मतलब कि ये जो सारी सेल्स हैं एक ही जगह से वर्जिनेट हुई हैं, एक सिंगल जगह से वर्जिनेट हुई हैं। अभी वर्जिन का मतलब अलग से समझाते हैं, बस इतना भी समझ लीजिए कि वर्जिन का मतलब होता है कि ये सारी सेल एक जगह से आई हुई हैं जो टिश्यू बना रही हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन की बात करें तो ये भी सिमिलर डिसिमिलर हो सकता है। लेकिन आइडियल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में क्या होता है कि ये इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, फंक्शन भी सेम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड सेल्स का नाम सुना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ब्लड कौन सा कनेक्टिव, कौन सा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी वर्जिन अभी वैसे जनरल में बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा कैसी वर्जिन है इसकी। मीजोडर्म से ड्राइव हुआ है ना, ये सेल्स कहाँ से है? मीजोडर्म से आ रही हैं। ठीक, क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है? फिर कहने का मतलब टिश्यू में ही, लेकिन वर्जिन तो सेम है, हमेशा मीजोडर्म से आएंगी वो, है ना। तो मतलब यही है कि टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनकी वर्जिन हमेशा सेम होती है, स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर एग्जांपल की बेसिस पे आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ब्लड सेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी टेस्ट में अगर ऐसी बात करते हैं तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। नीट वाले तो यही पूछेंगे, है ना।
इतना ट्विस्ट नहीं लाते हैं, ये टेस्ट वाले सब इधर उधर करते हैं। टेस्ट वाले का मतलब हम ही लोग हैं, 3-4 लोग का ग्रुप है, वही इधर उधर करता है सारे टेस्ट में। यहाँ ऐसा कर दो बच्चा घूम जाएगा, है ना। कर लिया। अच्छा, मैंने देखा इस बैच में जितने भी टीचर लगे हैं सब अपनी जगह सही हैं। जो मेरी एनालिसिस है, मैं बैच की लिस्ट देखा तो उसमें सारे टीचर्स सही अपनी जगह। हो सकता है कभी ऐसा हो किसी टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ना बन पा रहा हो, है ना, मतलब आपके विचार टीचर के विचार मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक, या उसकी बातें आपको समझ नहीं आ रही, या हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है उसका चेहरा नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, होता है कभी कभी, और मतलब कि उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक, कई बातें होती हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, आपको उसके साथ एंगेज होके रहना है। एंगेज होने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप उस टीचर से पर्सनली मिलिए। ऐसे अदर बैचों में भी आते हैं केसेस, बच्चे परेशान होते हैं, टीचर नहीं समझ आ रहा ये वो, तो ठीक है, नहीं समझ रहा उससे मिलो तो सही, एक बार मिलो, अपनी प्रॉब्लम बताना, जैसे जिससे भी टीचर से कोई दिक्कत होगी, मतलब ऑफिस में मत जाना, वहाँ सीधे टीचर से मिलना कि सर जो आज आपने पढ़ाया है मज़ा नहीं आया, जो आपने पढ़ाया है समझ नहीं आया मुझे, तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताएगा। हो सकता है कि वो टीचर की साइड से नहीं, अपनी साइड से भी कभी कभी गलतियां होती, अपना बेस अगर वीक होता है तो उसमें क्या करेंगे आप, अगर आप कंप्लेन करते हैं, होता है ऐसा, जो लोग जानते हैं, कुछ लोग कंप्लेन होता है तो टीचर चेंज हो जाता है, दूसरा टीचर आता है, ठीक, क्या पता वो सही ना हो, आपको फिर उससे कोऑर्डिनेशन ना बने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिर कंप्लेन करेंगे, फिर वो चेंज हो जाएगा, तीसरा आएगा, पीडब्ल्यू के पास टीचर की कमी नहीं है, ये लोग ऐसे ऐसे इधर उधर करते रहते हैं, ठीक। तो आपको देखो, ना टीचर चेंज करना है, ना कोचिंग चेंज करनी है, ना अपना बुक चेंज करना है, ठीक। अगर आपको लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो अपने आप में चेंज करने की जरूरत है, टीचर की जितनी मदद लोगे सारा टीचर अवेलेबल है, पूरी मदद करेगा आपकी, आप चाहे जिस पॉइंट पे बात करोगे हर तरीके से आपके साथ वो खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तब, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी अभी 2-4 क्लास करने के बाद, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप टीचर से पर्सनली मिलिए, बात करिए आप, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत है किसी चीज को लेकर के तो, ठीक है। चलिए भैया, ये सारी बातें होगी, थोड़ी सी और बातें इसमें हम लिखते हैं। तो बात मैंने बताई थी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में लिखा नहीं है लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हाइड्रा की बात कर दी है, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं निडेरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल पे इन्होंने दे रखा है, वही एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रा की बात करी इन्होंने, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ ये। दूसरी चीज,
एक एक तरह की सेल्स जो होती है हजारों की संख्या में होती हैं। ठीक है। दूसरी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन बॉडी जो होती है कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ, सॉरी, बिलियंस ऑफ सेल्स। ये नहीं डिसाइड कितनी बिलियन है, बस उन्होंने कहा बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यही सारे फंक्शन को परफॉर्म करा सकता है। बस तीन बातें मैंने इसमें बताई है। मैंने कहा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ सिलेंटेटा फाइलम से, ठीक, यानी डेरिया भी कह सकते हैं। हाइड्रा का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया। हाइड्रा की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है, और एक एक तरह की सेल्स जो है 1000 के नंबर में भी हो सकती हैं। तो जो चेंज किया जाता है ये जो है, या तो ये 1000 को चेंज कर देते हैं, या तो जो है डिफरेंट टाइप को चेंज कर देते हैं, सेम टाइप को कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ जो चेंज करते हैं ये, इसमें मिलियन बिलियन के साथ खेलते हैं। ठीक है, परफॉर्म वेरियस फंक्शन, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कुछ भी कर सकते हैं। एक एक लाइन आपको आनी चाहिए एनसीईआरटी की, समझ रहे हैं? देखो जो नीट में क्वेश्चन आए थे, 6 ही तरीके के क्वेश्चन थे, 6 वैरायटी थी, चाहे वो जूलॉजी हो और चाहे वो बॉटनी हो। जैसे एक क्वेश्चन एक टाइप का था सिंपल ऑब्जेक्टिव, है ना। सिंपल ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नीट नहीं पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूँ खाली कि ये तो सिंपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा था मैचिंग टाइप। मैचिंग टाइप का भी तो बहुत ही आसान होता है, अगर एक दो मैचिंग आपको पता है तो जुगाड़ से सेट हो जाता है। हो सकता है कभी कभी ये होता है एक मैचिंग मिला लिया, केवल एक ही मिला हुआ ऑप्शन में और कोई है ही नहीं उस तरह का, वहाँ तो आपका काम चल गया। और जो फिगर वाले आते हैं, फिगर वाले कम आते हैं, एक आध आ जाता है कभी कभी। तीसरी वैरायटी ये थी। और तीन वैरायटी जो अलग से है वो ये है एसर्शन रीजन, ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और मल्टी स्टेप वाले, मतलब 5 दिया है, पूछेगा 2 सही एक 3 सही एक पांचों सही है, ऐसे करके आता है। तो जो पहले तीन हैं मैचिंग वाले हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, और फिगर वाले हैं, वो तो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो तीन वैरायटी अलग से, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन और मल्टी स्टेप वाले, ये जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाए जाते हैं, उठा करके थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बस। ठीक, तो इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपको पढ़ना है कि उसमें कोई भी अगर इस टाइम आर का चेंज कर दिया जाए तो आप बता दीजिए इस लाइन में चेंज हो गया। समझे आप? इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए, और दिखेगी तब जब आप कई बार उसको रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तब। इसलिए मैं बोलता हूँ मल्टीपल सोर्स यूज करने से चीजें आपको पता रहती है लेकिन याद नहीं रहती हैं। लेकिन जब एक सोर्स आप यूज करते हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंज किया जाएगा आप तुरंत बता देंगे इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी फॉलो करिएगा पूरी तरीके से, कोई कुछ भी कहे आप एनसीईआरटी फॉलो करिएगा बस, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप सर लोग बताएंगे क्या करना है उसमें। हो गया भैया, नोट कर लिया? चलिए ये कुछ और बातें करते हैं। तो एक चीज तो सबको पता होगा सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, क्या बनेगा? आर्गन बनेगा भाई। आप बता नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं केवल। तो आर्गन बनेगा, टिश्यू मिलके आर्गन, सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलके आर्गन, आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम बनाएगा। और आर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बना देते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने कहा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो तो बनेगा टिश्यू। फिर इन्होंने कहा कि अगर टिश्यू स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो तब बनेगा आर्गन। मतलब कि टिश्यू स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होंगे तो बनेगा आर्गन।
इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हार्ट का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक। तो हार्ट में टिश्यू चारों प्रेजेंट हैं। चार तरह के टिश्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट है इसमें। क्या चारों टिश्यू का प्रोपोर्शन इक्वल है? मतलब सब बराबर अमाउंट में है उसमें? नहीं है। मतलब सबका प्रोपोर्शन फिक्स होगा। मतलब कि टिश्यू, मैंने कहा स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एक पैटर्न में जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो बनता है आर्गन। जैसे मैंने कहा हार्ट का एग्जांपल लिया, तो हार्ट में चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट है, तो सबका अपना अपना प्रोपोर्शन होगा। जैसे इपिथेलियल टिश्यू अलग प्रोपोर्शन में होगा, अलग रेशियो में होगा। कनेक्टिव अलग प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद मस्कुलर अलग होगा, न्यूरल का प्रोपोर्शन अलग होगा। जो प्रोपोर्शन हमारे पास है लगभग वही प्रोपोर्शन आप लोग के पास है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर टिश्यू जो है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनेगा? आर्गन। ये लाइन यूज की जाती है टेस्ट में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बात जानते रहिएगा। इसके बाद जैसे इन्होंने कहा आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो कौन से आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम बनाएंगे? मतलब वो आर्गन आर्गन सिस्टम बनाएंगे जो या तो फिजिकली जुड़े हैं आपस में, या तो जो है केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली और केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू, या तो दोनों तरीके से एसोसिएटेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या क्या है। लीवर जुड़ा हुआ, गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ, इंटेस्टाइन जुड़ी हुई, स्टमक जुड़ा हुआ, पैंक्रियास जुड़ा हुआ। सब फिजिकली एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना? फिजिकल इंटरेक्शन हुआ इनका, साथ में केमिकल इंटरेक्शन भी हुआ है। क्या भेज रहे हैं ये लोग? डाइजेस्टिव जूसेस भेज रहे हैं। लीवर से बाइल जूस जा रहा है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस जा रहा है। मतलब कि वो आर्गन जो फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो मिलकर के क्या बनाएंगे? आर्गन सिस्टम बनाएंगे। और कई आर्गन सिस्टम हमारी बॉडी को बना रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो इसी को थोड़ा सा हम लिखना चाह रहे हैं। देखिए, इधर लिखूंगा मैं, सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है। और टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाएंगे, और आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना देंगे या बॉडी बना देंगे। लेकिन ध्यान देना ये है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर के ही टिश्यू बनाती हैं। ठीक है। और टिश्यू मैंने कहा स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में जब ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू तो बनता है ऑर्गन। यही लाइन यूज करते हैं वो लोग। टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट फिजिकली एंड, जैसे आप लिख लगा लीजिए कि उन्होंने एनसीईआरटी ने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिजिकली एंड आर केमिकली। मतलब फिजिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है, फिजिकली केमिकली दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, बस इतना जानते रहना है आपको। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जब टिश्यू जो है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं तो बनेगा आर्गन। ठीक। और जब टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट करेंगे आपस में, फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं।
तो बनेगा आर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, मेन यही दो पॉइंट थे, बाकी ये तो सबको पता है। एक चीज और, डिवीजन ऑफ लेबर जानते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर सुना होगा जरूर कभी ना कभी। नहीं सुना? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है काम का बंटवारा, है ना, काम को अलग अलग तरीके से बांट लेना। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला है कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा देखा गया है। किस में हो सकता है काम का बंटवारा? सेल की लेवल पर भी हो सकता है, टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है, आर्गन लेवल पर भी हो सकता है, आर्गन सिस्टम लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, आर्गन है, आर्गन सिस्टम है, इन्होंने कहा कि स्प्लिट अप द वर्क, मतलब काम को तोड़ देते हैं, मतलब काम को बांट लेते हैं। ठीक, जब काम को बांट लेते हैं तो इसी को तो बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, क्या यूनिसेलर ऑर्गन में डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है? यूनिसेलर में नहीं होगा भाई, उसके पास सिंगल सेल है। मैंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, यूनिस मतलब सेलुलर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मल्टी सेलर में होता है, मल्टी सेलर में जो सिंगल सेल है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करेगी, आर्गन शो करेगा, आर्गन सिस्टम शो करेगा, मतलब टिश्यू सेल्स, टिश्यू आर्गन एंड आर्गन सिस्टम चारों डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गन में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। ठीक ना, काम का बंटवारा नहीं होता है। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा एक जगह लिख लीजिएगा। सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम। एक मिनट, पूरी बात लिख देते हैं। स्प्लिट अप द वर्क, मतलब काम का बंटवारा कर देते हैं, काम को बांट लेते हैं। अगर काम का बंटवारा होता है तो आप ये कह सकते हैं सोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो जाता है, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि काम का बंटवारा या डिवीजन ऑफ लेबर किस लेवल पे, तो चारों लेवल पे है। सेल्स के लेवल पर भी है, टिश्यू लेवल पर भी है, ऑर्गन लेवल पर भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी है। लेकिन यूनिसेलर जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं शो करेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा हो? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो शर्माना नहीं, पूछ लेना, बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे, कितने तरह के टिश्यू होते हैं। उसमें पहली लाइन इन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब सेल का स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस तरह का उनका फंक्शन होगा वैसे सेल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर
फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से बदल जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जो है ब्रॉडली अगर जो है टिश्यू को हम क्लासीफाई करें तो चार तरीके के होते हैं। एक है एपिथेलियल, दूसरा है मस्कुलर है, तीसरा न्यूरल, है ना। कनेक्ट, सॉरी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, चार तरह के टिश्यू आपको पढ़ने हैं। बाकी उसके बीच में भी थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चार ही तरह के आपके पास टिश्यू हैं मेनली। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स होते हैं उनके पास चार ही तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक। अच्छा, उससे पहले मैं वर्जिन बता देता हूँ, वर्जिन क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये है ओबम। ठीक। ये है स्पम। ठीक ना। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ। एबी एन टाइप दोनों मिल गए, फ्यूज हो गए, टू एंड हो गया फ्यूजन। मतलब ये बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज का मतलब एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। क्लीवेज होगा। जो जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, ढेर सारी सेल बनेंगी इसमें। जो इनकी सेल्स बनती हैं इन्हीं को नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर्स। आगे आप पढ़ोगे, ऐसे जनरली हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये सेल्स को ही हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है। और आगे बताया गया है एनसीईआरटी में 12th वाली बुक में, 8 से 16 सेल जब होती है इसे, इसे क्या बोलते हैं, मारुला कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स जब होते हैं इसे नाम देते हैं मारुला। हालांकि ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मारुला है क्या है ये, मैं आपको खाली समझने के लिए बता रहा हूँ जनरल चीज़। ठीक है। अभी उतनी गहराई नहीं लेनी है। मैंने कहा कि ये मारुला है, 8 से 16 सेल होता है तो मारुला होता है। ठीक है। अब यही मारुला फिर से डिवाइड और करेगा, आगे डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ठीक ना। हम मान लेते हैं ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ये नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स हैं और इसको मैंने बोला कि ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर मतलब कि जो इसके अंदर सेल हैं उन्हीं को ब्लास्टोमियर बोल रहा हूँ। ये दो लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एक बाहर बाहर, एक अंदर की साइड में। जो बाहर बाहर अरेंज होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक। और जो अंदर की साइड में होते हैं उसे कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। पढ़ाई होगा, अभी रिसेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने कुछ लोग। तो जो इनर सेल मास होता है हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये है, मान लेते हैं, इनर सेल मास। इन्हीं इनर सेल मास में पाई जाती है एक सेल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है स्टेम सेल। ठीक। ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है। डिफरेंशिएट होने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो रही हैं। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट होंगी तो मैं ये मान लेता हूँ कि, एक सेकंड, ये जो स्टेम सेल से 3 लेयर बनाएंगे इसमें। ठीक है। समझने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। मान लो 3 लेयर बन गई इसमें। ठीक है। हम इसमें से एक लेयर को एक्टोडर्म मान लेते हैं। ये है एक्टोडर्म, ये है मीसोडर्म, और इसको मान लेते हैं एंडोडर्म है ये। ठीक है। मैंने कहा कि स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर के क्या बना रही हैं 3 लेयर बना रही, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जिसमें तीनों डर्म होती हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लो प्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जिसमें 2 ही लेयर होती हैं उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब अगर फाइलम की बात करें, फाइलम की बात करते हैं,
तो कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, कौन कौन डिप्लो हैं? हाँ, आपका आंसर सही है। सीलेंट, टेटा, टीनोफोरा ट्रिप्लो होते हैं। बाकी सारे फाइलम ऊपर के कितने होते हैं? सब ट्रिप्लो होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनके पास 3 लेयर पाई जाती है। तो मेरा कहना ये है कि जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बना हुआ है, अब इन्हीं सारी डर्म से हमारा टिश्यू ड्राइव होगा। समझ रहे हैं? टिश्यू ड्राइव होगा जैसे कुछ टिश्यू एक्टोडर्म से बन जाएंगे, कुछ टिश्यू मेसोडर्म से बनेंगे, कुछ टिश्यू एंडोडर्म से बनेंगे, है ना? जैसे चारों टिश्यू की बात करते हैं, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों डर्म से ड्राइव हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि आपका इपिथेलियल टिश्यू तीनों डर्म से ड्राइव होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से। जो दूसरा है कनेक्टिव, ये मेसोडर्म से ड्राइव होगा। इसके अलावा मस्कुलर जो होगा वो भी मेसोडर्म से ड्राइव होगा। जो न्यूरल टिश्यू होता है वो कहाँ से ड्राइव होगा? एक्टोडर्म से ड्राइव होगा। ठीक ना? बात समझ आई? अब देखिए, मैंने कहा कि जैसे इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो तीनों डर्म से ड्राइव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ तीनों डर्म से ड्राइव होगा। ऐसा नहीं है, एक साथ तीनों डर्म से ड्राइव नहीं होगा। जब वो ड्राइव होगा, मतलब अलग अलग लोकेशन पर पाए जाने वाला एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, या तो एक्टोडर्म से ड्राइव होगा। जब ड्राइव होगा तो एक ही डर्म से ड्राइव होगा। हो सकता है एक्टोडर्मल हो सकता है मेसोडर्मल हो सकता है एंडोडर्मल हो। ठीक है, एक बार में एक ही डर्म से ड्राइव होगा। बात क्लियर हुई? भैया जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। इन्हीं डर्म की बात कर रहे थे। जो मैंने कहा वर्जिन की बात करते हैं, तो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं या तो एक्टोडर्मल वर्जिन होती है, या तो मेसोडर्मल होती है, या तो इंडोडर्मल होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो हार्ट की बात करते हैं। हमारा हार्ट जो होता है ये मेसोडर्मल वर्जिन है, मेसोडर्मली ड्राइव होता है। क्यों मेसोडर्मली ड्राइव है? जैसे मैंने कहा कि इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। मस्कुलर याद करिए, अगर किसी को पता हो। जो हमारा हार्ट होता है उसमें टिश्यू चारों प्रेजेंट है। टिश्यू चारों प्रेजेंट है लेकिन मसल एक ही प्रेजेंट है। टिश्यू चारों प्रेजेंट है, मसल हमारे पास एक ही प्रेजेंट, एक ही है। हार्ट में एक ही मसल है, वो है कार्डियक मसल। ठीक ना? हालांकि कार्डियक मसल भी एक तरह की टिश्यू ही है। आगे बताएंगे उस बात को अच्छे से। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन, एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। सेल्स 8 से 16 बनेंगे तो मारुला बन जाएगा। वो बात याद रखना जरूरी नहीं, बस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा मारुला है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होगा, स्टेम सेल्स होगी, स्टेम सेल डिफरेंशिएट करेगी, 3 लेयर बनाएगी। इन्हीं तीनों लेयर को हम लोग डर्म बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और इन्हीं डर्म से टिश्यू हमारे ड्राइव होते हैं। अच्छा, ये बात एनसीईआरटी में लिखी नहीं है कहीं कहीं, लेकिन ये बात लिखी है कि जैसे नोटोकार्ड को बता दिया कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ऐसे कहीं कहीं बीच बीच में बोला जा रहा है एनसीईआरटी में कि ये इस लेयर से ड्राइव हुआ, ये इस लेयर से ड्राइव हुआ। तो भाई जानना तो पड़ेगा ही आपको ये, है ना? हाँ, क्या चीज़? क्या चीज़? हाँ, वो तो बात सही है। हाँ, बात सही, मैं मान रहा हूँ। तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थोड़ी सी बातें दी बस है। अब क्या ही कहें। हर चीज़ 11th में पढ़ाई नहीं जा सकती। क्या कर सकते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी वाले एक अच्छी बात लिखते हैं। वो थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। और जब हायर क्लास में जाओगे ना, वहाँ लिखा मिलेगा कि जैसा कि आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ना यहाँ बताएगा ना वहाँ बताएगा। तो ये गोल गोल घुमाते हैं एनसीईआरटी वाले, इनका काम है ये। और जो
जिसका आंसर उनको खुद नहीं पता रहता, वो क्वेश्चन फॉर्म में आप उसी में दे देते हैं एनसीईआरटी में, कि जो है इसका पता लगाइए। नोट हो गया भैया? चलो, लेकिन देखो अपने को क्या करना है, अपने को मान लेना है कि जो है हमारा एक ही सिलेबस, 11 12 सब एक ही में है, मिक्स है पूरा। ठीक ना, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, 11 12 दोनों पढ़ना है एक साथ में। चलिए एनिमल टिश्यू डाल लीजिए रीडिंग में। एक पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल होता है बेरी करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये पहली लाइन है इसकी, फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यही चीज पूछते हैं वो लोग टेस्ट वाले, कह रहे हैं इस सेल का स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग बदलता है, लोकेशन के हिसाब से बदलता होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी ने बोला है ना वही आपको याद रखना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। अब टिश्यू को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 4 टाइप में। 4 टाइप्स, 4 टाइप आगे अभी हम देखेंगे भी, लेकिन यहाँ भी लिख ही देते हैं। पहला आपका इपिथेलियल है, दूसरा कनेक्टिव होगा, तीसरा मस्कुलर होगा, और चौथा आप पढ़ेंगे न्यूरल। यही 4 टिश्यू मेनली आपके पास हैं, इन्हीं के टाइप्स आप पढ़ते हैं। या जिनके पास एनसीईआरटी नहीं होगी ना, खरीद लेना, लेकिन इस समय मार्केट में जो मिल रही है वो डिलीटेड वाली मिल रही है ना। जिनके पास ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोशिश करना पुरानी वाली अगर कहीं से मिल जाए, किसी यार दोस्त से मिल जाए जो तैयारी ना कर रहा हो, ठीक ना, या कहीं मार्केट में मिल जाए तो ले लेना पुरानी, उसमें सारा पोर्शन है, वो ज़्यादा सही रहेगा। चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीट हुआ है। क्या भैया? क्या? चलो, टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात टाइप्स हालांकि मैंने वहाँ लिख ही दिया है, टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 तरह के वही लिखेंगे, उनकी वर्जिन वहाँ, इनका फंक्शन एक साथ लिख देते हैं, समराइज फॉर्म में रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। देखो जो यहाँ फंक्शन लिखेंगे, जनरल फंक्शन लिखेंगे पूरे। पहला तो आपका है इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव है, तीसरा आपका मस्कुलर है, और चौथा है न्यूरल। इनकी वर्जिन तीनों टर्म से होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, तीनों टर्म से ड्राइव हो सकते हैं, और इनकी वर्जिन मेसोडर्मल होगी,
इनकी भी वर्जिन मीजो ही है और इनकी वर्जिन इंडोडर्मल होगी। लाइन खींच देते हैं इसमें बस। अच्छा इनके जनरल फंक्शन की बात करेंगे अगर एपिथेलियल की। देखिए ये सिक्रीशन में भी काम आएंगे, एब्जॉर्शन में काम आएंगे, फिल्ट्रेशन भी होगा इनसे, अभी बताएंगे क्या है कैसे। फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन भी होगा और प्रोटेक्शन भी करेंगे। ये जनरल फंक्शन में ही लिखा हूँ यहाँ, प्रोटेक्शन। ठीक। और कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे अगर ये कनेक्ट भी करेंगे, मतलब लिंक करेंगे किसी को, सपोर्ट भी देंगे ये, और ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगे। और भी फंक्शन हो सकते हैं लेकिन जनरल जो फंक्शन है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ। मस्कुलर की बात करते हैं तो ये लोकोमोशन मूवमेंट करवाएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या ऐसे भी कह सकते हैं जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स। है जिनको नहीं दिख रहा होगा बताना मैं ये लिखा हूँ। चलो लिख लो फिर समझाता हूँ इसको पूरा। यहाँ इसमें ये प्रोटेक्शन लिखा, प्रोटेक्शन। ये सिक्रीशन है, एब्जॉर्शन है, फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन है, प्रोटेक्शन है। ठीक। कनेक्ट करना, सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, लोकोमोशन मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, फिर कामा लगा दिया यहाँ। ठीक है। यहाँ दूसरा फंक्शन है ना, जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स। फिर से सुनिएगा, जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स। नोट कर लीजिएगा फिर मैं समझाता हूँ इसको पूरा।
राइटिंग में, राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं, अगर नहीं समझ आएगी बताइएगा, हम और सही से लिखेंगे। नहीं, ये दिक्कत एक 11th बैच मेरे पास है तो उसमें आ रही थी। बच्चे दो तीन बताए, कहे कि जो है सर राइटिंग नहीं समझ आ रही। आपको आएगी समझ में, क्योंकि आप देखो 11th भी पास हो, 12th भी पास हो, सारा चीज़ जो है आप पहले से पता है। एक भी दो भी जो है पता चल जाते हैं, आगे की लेटर्स पीछे पता चल जाता है क्या लिखा हुआ। लेकिन वो बच्चे इससे अननोन होते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। खैर आप डॉक्टर बनोगे तो आप भी वैसे लिखोगे ना। कौन सा बढ़िया लिखोगे? पता चले कि पहला लेटर दिख रहा है, लास्ट वाला दिख रहा है, बीच के गायब हो गए। अच्छा भी रहता, लेकिन ये बात भी है। अच्छा इसलिए होता है कि अगर तो साफ साफ लिख देंगे ये पैरासीटामॉल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप तो अपना इलाज करेंगे ही करेंगे। कल से आप भी डॉक्टर बन जाएंगे कि हमको यही हुआ था, पड़ोसी का अगर वही हुआ है ना, तो आप वही दवा उनको खिला दोगे, है ना। इसलिए डॉक्टर ऐसा लिखता है कि जो है सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ पाएगा या तो मेडिकल स्टोर वाला पढ़ पाएगा, बाकी बीच का कोनो ना पढ़ पाए उसको। मतलब ये है कि चुप्पे जो दवा दी जा रही चुपचाप खाओ, डॉक्टर मत बनो, यही मतलब है इसका। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है इसका, मुझे तो अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था, मैं बता रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर गोरख बस्ती का था। और उसने नहीं, थोड़ा दूसरे तरीके से किया उसने। मेडिकल कॉलेज हमने पापा को दिखाया, डायबिटिक पेशेंट थे, ठीक है, उनका इलाज चल रहा था मेडिकल कॉलेज से। फिर दोबारा अपने गांव साइड से किसी डायबिटिक पेशेंट को लाया, उनको भी मेडिकल कॉलेज में दिखाया, ठीक। तो उनको जो दवा लिखी गई, बात क्या किया, उसी की फ़ोटो खींच लिया उसने। सोचा डायबिटिक पेशेंट ये भी हैं, इनको आराम है इसी दवा से, हमारे पापा को थोड़ा कम आराम मिल रहा है। वही सेम दवा मेडिकल स्टोर से खरीद ली, ले जाके पापा को खिला दिया। पापा की हालत खराब हो गई, मरने की नौबत आ गई थी। ले करके गए थे उनको गोरखपुर में, एडमिट किए थे 3-4 दिन तक। तो ऐसे कभी गलती नहीं करना चाहिए। अभी परसों का केस देखा, उसमें बता रहा था कि यूट्यूब से बच्चा इलाज देख रहा था और उसमें किसी चीज़ का सीड खा लिया। होता नहीं है कि लोग यूट्यूब से सोल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई ये हुआ है, क्या करना चाहिए। उसमें यूट्यूब पे बता देता है, यूट्यूब पे क्या उल्टे पुल्टे वीडियो डाले जाते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाया जाता है ना। तो वहाँ से सोल्यूशन कभी ढूंढना नहीं चाहिए। अगर ऐसा सोल्यूशन मिलने लगे यूट्यूब पे ना, कि जो डॉक्टर वॉक्टर बैठे हैं ना, MDS MD MS कर करके ना, तो बेचारे रोड पे आ जाएंगे फिर तो। चलो भैया नोट कर लिया, इसको समझते हैं पहले। देखिए ये जनरल, ये तो बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा ये यही एक अकेला टिश्यू है जो तीनों डर्म से ड्राइव होता है, ठीक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा टिश्यू है जो तीनों डर्म से ड्राइव हो सकता है, तो आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। बाकी ये और दोनों मेसोडर्म से ड्राइव होंगे। न्यूरल टिश्यू जो होता है एंडोडर्म से ड्राइव होगा। यहाँ भी ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा टिश्यू है जो कि मेसोडर्म से ड्राइव नहीं होगा, यही है। बाकी देखो सब मीजोडर्म से ड्राइव हो सकती है, ये भी है ना। ये मीजोडर्म से ड्राइव नहीं हो सकता, ये तो एंडोडर्मल वर्जिन है इसकी। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई, वही तो मैं सोच रहा हूँ भैया, जिन्होंने ऐसा लिखा हो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दिया। ये है, देखो जो गलती होती ना तो हम ही फंसेंगे कहीं ना कहीं, समझाते समय ही फंस जाएंगे। वो गलती से लिख दिया था एक्टोडर्मल वर्जिन, इसको सही कर लीजिए, एक्टोडर्मल है, ठीक है, ये एक्टोडर्मल है। बाकी ये तीनों टर्म से, ये दोनों मेजर टर्म से। अब समझते हैं कि फंक्शन, जनरल फंक्शंस, जैसे इन्होंने लिखा कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि सिक्रीशन करवाएगा, ठीक, एब्जॉर्शन करवा सकता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्शन, फिल्ट्रेशन, ये तीनों फंक्शन आप वहाँ देख सकते हैं जब आप नेफ्रॉन पढ़ेंगे। मतलब नेफ्रॉन का मतलब कि जो हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, नेफ्रॉन 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है किडनी में, तो जो कि फिल्ट्रेशन में काम आ रहा है, तो वहाँ आपको सिक्रीशन भी दिखेगा। मतलब कि जो जैसे कि सोडियम, उसमें हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया है, इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, तो वहाँ सिक्रीशन भी दिख जाएगा आपको। एब्जॉर्शन मतलब कि जो 99% फिल्ट्रेट होता है और रीअब्जॉर्ब होता है, तो इन्हीं की हेल्प से इपिथेलियल टिश्यू की सेल्स ही लगी रहती हैं। आपको बताएंगे कौन कौन सा कहाँ पर है।
बस इतना भी जनरल बता रहा हूँ कि इपिथेलियल सिक्रीशन भी करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, फिल्ट्रेशन जो बॉमन कैप्सूल होता है उसका जहाँ फिल्ट्रेशन चल रहा वहाँ भी स्क्वामस इपिथेलियम लगी होती है, ठीक है। तो वहाँ क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन करवा रहा है। डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो जो हमारी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई का मतलब समझ रहे हैं ना, एयर सैक ऑफ लंग्स की जो बात करते हैं, वहाँ भी स्क्वामस इपिथेलियम लगी होती है। तो वहाँ डिफ्यूजन चल रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं, प्रोटेक्शन एक्चुअल में इपिथेलियल टिश्यू आप आगे पढ़ेंगे दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है वो मल्टी लेयर का होता है, सिंपल वाला सिंगल लेयर का होता है। तो जो कंपाउंड वाला होता है वही प्रोटेक्शन करवाएगा। बात समझे आप? मल्टी लेयर ही प्रोटेक्शन में काम आता है, सिंगल लेयर प्रोटेक्शन कभी नहीं करेगा, है ना। तो ये जनरल फंक्शन मैंने लिख रखे हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे इनकी हम। इसके अलावा देखिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा? अरे जैसे बोन को बोन से कनेक्ट करवा दे, है ना। हाँ, टेंडन लिगामेंट का नाम सुना, कनेक्ट कराना, जोड़ना किसी को। ब्लड को देख ही रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सपोर्ट देना, जैसे इसमें बोन्स पड़ेंगे, कार्टिलेज पड़ेंगे, है ना। तो सपोर्ट भी देगा आपको, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन भी देगा। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्लूइड कनेक्टिविटी इशू होता है, देखिए न्यूट्रिएंट का, O2 का, स्क्रीटरी बेस्ड का, हार्मोन का, सबका किसका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो जनरल फंक्शन मैंने लिख दिया कि ये ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा। अच्छा, मस्कुलर की बात करते हैं, मस्कुलर लोकोमोशन और मूवमेंट करवाएगा। मतलब मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना, बॉडी में कहीं भी कुछ भी हिल डुल रहा है तो इसका मतलब वो मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्लेस चेंज हो गया तब लोकोमोशन हो जाएगा, समझ गए ना। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ ये देखो पैर हिल रहा है अभी, ठीक, हाथ हिल रहा है, ये मूवमेंट है। लेकिन अब देखो अभी भी पैर हिल रहा है, लेकिन अब देखो जगह चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, तो लोकोमोशन कहलाया। तो आप ये कह सकते हैं लोकोमोशन जो होता है स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। एक लाइन आप पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट में, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। तो ये बात क्लियर। इसके बाद देखिए न्यूरल की बात करते हैं। न्यूरल में इन्होंने बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी सबसे ज्यादा कंट्रोल इन्हीं का है ना। आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में न्यूरल में, वहाँ लिखा ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, बॉडी पर आपके सबसे ज़्यादा कंट्रोल इसी का है। दो चीज़ का कंट्रोल है, एक तो आपका न्यूरल सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। दोनों ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। लेकिन देखो न्यूरल टिश्यू जो होता है हर जगह काम नहीं कर सकता है। जहाँ न्यूरल टिश्यू फेल हो जाता है ना, वहीं इंडोक्राइन टिश्यू स्टार्ट होता है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड काम करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। इंडोक्राइन में आ जाता है हार्मोन आपका, मतलब आपका न्यूरॉन और आपका हार्मोन, यही दोनों मिलकर रेगुलेट करता है। अच्छा, न्यूरॉन कहाँ काम नहीं कर सकता हमारी बॉडी में, आप बताइए कोई सोच के, सारे लोग कहाँ मैसेज नहीं भेज सकता है? वहाँ उसको हार्मोन की जरूरत पड़ती, केमिकल की जरूरत पड़ती, केमिकल मैसेंजर की। नहीं, सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर न्यूरॉन जो है सिग्नल नहीं भेज सकता, वो उसको केमिकल की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, इसी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। अगर मैसेज भेजना है सेल के अंदर में तो आपको किसकी जरूरत लेनी पड़ेगी, केमिकल मैसेंजर, मतलब हार्मोन की। इसलिए कहते हैं दोनों ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक। मतलब जहाँ न्यूरॉन फेल हो जाता है वहाँ वो उसकी हेल्प करता है, ठीक। तो कंट्रोल, ये मतलब समझ में आई। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आपको, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? लंग्स के थ्रू आएगी। मतलब ये है कि जब आप दौड़ रहे हैं तो आपको बहुत तेजी से क्या करना, ब्रीदिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करना चाहिए। ऑक्सीजन तो पहुंच गई, उसको टिश्यू तक, मतलब सेल्स तक पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, ब्लड की जरूरत चाहिए। ब्लड फास्ट सर्कुलेट होना चाहिए, उसके लिए आपका हार्ट तेजी से काम करना चाहिए। मतलब कि देखिए दो दो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, आपकी मसल भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। मतलब कि एक साथ सारे मतलब सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करें, इसके लिए उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि सारे ऑर्गन के बीच में संबंध बना देना, मतलब रिलेशन स्टेबलाइज कर देना। जैसे आपने दौड़ना शुरू किया, मतलब कि सारे फंक्शन, मतलब सारे ऑर्गन से एक साथ काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो
ये जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है ये सारे ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन बना देता है कि भैया इन्होंने मतलब दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, सब लोग अब काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ये मतलब है। ठीक। इसके बाद देखिए एक बात, ये तो जनरल है। जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, मतलब इसमें नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की क्षमता होती है, उसको कंडक्ट कराने की भी क्षमता होती है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक्सॉन होता है। एक्सॉन जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही चलता है, तो वहाँ इम्पल्स जनरेट भी होता है और कंडक्ट भी होता है। ठीक है। जनरेट होने का मतलब ये होता है कि जैसे स्टिमुलस आएगा, मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, वो डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज होगी तो कहने का मतलब वहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो गया, और जो इम्पल्स जनरेट होता है, जैसे इम्पल्स जनरेट होता है तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि वो आगे ट्रेवल करता हुआ चला जाता है। अब हो सकता है कि वो सिग्नल जो है सिनेप्स की तरफ जा रहा हो सकता है कि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ जा रहा हो, वो अलग बात है। तो यही मतलब है कि जनरेट एंड कंडक्ट द नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाएगा और कंडक्ट करवाएगा। ये जनरल बात हो गई, इसकी बात समझ आई, किसी कोई दिक्कत इसमें? जी। हार्ट में न्यूरल सप्लाई की बात कर रहे हैं। देखिए जो हार्ट का इंटरनल फंक्शन होता है, मतलब नॉर्मल इंटरनल फंक्शन होता है, वो इंट्रिंसिकली कंट्रोल होता है, खुद का कंट्रोल होता है। बात समझ रहे हैं? चारों टिश्यू, मैंने कहा टिश्यू चारों हैं आपके पास। टिश्यू जैसे इपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर, न्यूरल है। लेकिन अगर मसल की बात करते हैं, मसल आपके पास तीन तरह की होती हैं। एक होती है कार्डियक मसल, एक स्मूथ मसल होती है, एक स्केलेटल मसल होती है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? स्मूथ मसल, सॉरी, कार्डियक मसल होती है बस। ठीक। जैसे आपने कहा कि नर्व सप्लाई है, बिल्कुल सप्लाई है, क्यों नहीं है, लेकिन उसकी इंटरनल फंक्शन को अगर कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके पास स्पेशलाइज मस्कुलेचर होता है, जिसे हम लोग नोडल टिश्यू बोलते हैं। मतलब वो इंटरनल फंक्शन अपने नोडल टिश्यू के थ्रू कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें न्यूरल कंट्रोल नहीं है, न्यूरल कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में एक सेंटर होता है, स्पेशल सेंटर। ठीक। उसकी वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू उसके दो पार्ट हो जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे हार्ट बीट बढ़ाना होता है, जैसे आप मान लो दौड़ना स्टार्ट करते हो, हार्ट रेट को बढ़ाना होता है। ठीक। तो क्या करता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और जब आप जैसे दौड़ करके बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं, तो आपके कहने का मतलब हार्ट बीट को नॉर्मल में लाना होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस सिग्नल के थ्रू क्या करेगा, उसको डाउन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट पर आपके न्यूरल कंट्रोल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, लेकिन जो इंटरनल उसके जनरल फंक्शंस हैं वो खुद ही कंट्रोल कर लेता है। बात समझ आई भैया? समझ गए? चलिए, टाइम भी हो चुका है आपका, 10 बजे क्लास एंड होनी है ना। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो हमसे आकर के देखो, हम बैठते वहाँ पे हैं जहाँ पर देखा होगा नीचे इसके जहाँ सोफा वोफा लगा है, वहाँ एक फ्रीजर, एक मिनट भैया लगा देते हैं, जहाँ फ्रीजर लगा वहीं हम मिलेंगे पहले।